हेलो डियर, मैं अंकित वागले आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय वागले पर। जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी सीजीएल 2023 में टीसीएस ने जो पेपर कंडक्ट कराए हैं उसकी 20 जुलाई की सेकंड शिफ्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उनको हम सोल्व करेंगे। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में दिया है, एक फैक्ट्री में राइमा एक काम को 15 दिनों में पूरा करती है जबकि जोई इसे 10 दिनों में पूरा कर सकती है। फैक्ट्री मैनेजर को जल्द से जल्द काम पूरा करना है और इसीलिए वह जोई और राइमा को एक साथ काम करने का आदेश देता है। काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? देखिए, जो राइमा है वो कार्य को कितने दिनों में कर सकती है? 15 दिनों में पूरा कर सकती है। और जो जोई है वो कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती है? 10 दिनों में पूरा कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं इनका एलसीएम। इनका एलसीएम क्या होगा? 30। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 10 से इसको डिवाइड करो, ये आएगा 3। 15 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 2। यानी कि जो राइमा है एक दिन में 2 काम कर सकती है और जो जोई है वो एक दिन में 3 कार्य कर सकती है। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी का रेशो हमारे पास में है। जो फैक्ट्री मैनेजर है वो कार्य को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहता है, तो उसने क्या बोला कि दोनों साथ में काम करो। ठीक है, अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे तो टोटल एफिशिएंसी से करेंगे। ठीक है, टोटल एफिशिएंसी क्या होगी इनकी दोनों की? 3 2 5। काम हमें कितना कराना है? 30। ठीक है, 30 कार्य को 5 की एफिशिएंसी से करेंगे तो कितने दिन लग जाएंगे? 30/5। ठीक है, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 30, तो 6 दिन लग जाएंगे। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, यदि 5y प्लस 5/y इक्वल टू 11 है तो वाई स्क्वायर प्लस के 1/y स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। हमें वैल्यू दी है 5y प्लस के 5/y इक्वल टू 11। इसमें से 5 कॉमन लेंगे इस वाली टर्म में से। अगर 5 कॉमन लेते हैं ये इधर डिवाइड में जाएगा, तो y प्लस 1/y इक्वल टू मेरे पास में क्या आएगा? 11/5। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए तो इसका दोनों तरफ स्क्वायर करो। इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर 121 अपॉन 5 का स्क्वायर 25। और इधर एक टर्म आएगी प्लस के 2 इंटू वाई इंटू 1/y। वाई से वाई कट जाएगा, इधर आएगा प्लस का 2, इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास में क्या निकल के आएगी? 25 दूनी 50, 50 121 में से घटाएंगे, ये आएगा 71। ठीक है, 71/25। 25 दूनी 50। ठीक है, यहाँ पे कितना बच गया? 21, 21/25। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, एक विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन फिर भी 5 से 5/19% का लाभ प्राप्त करता है। वह 1 किलोग्राम के बजाय कितने फल देता है? देखिए, कोई फल विक्रेता है, वो क्या कहता है, मैं अपने माल को क्रय मूल्य पर बेच रहा हूँ, यानी कि जितने का मैंने खरीदा है इतने का ही मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है? 5 से ही 5/19% का लाभ कमा लेता है। अगर इसको सिंप्लीफाई करके हम लिखते हैं 5 से 5/19 को, तो ये क्या आएगा? ये आएगा 100/19। ठीक है, और परसेंटेज भी है तो यहाँ डबल ज़ीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। यानी कि उसने क्या किया, अगर उसका CP 19 रुपये था, CP 19 रुपये था, उसने एक ज़्यादा लेकर बेच दिया। कितने में बेच दिया? 20 रुपये में बेच दिया। ये उसका SP हमारे पास में आ गया। ठीक है, देखिए 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। उसने ग्राहक को क्या बोला, मैं तुझे 1000 ग्राम दे रहा हूँ, लेकिन वो 1000 ग्राम नहीं देता एक्चुअल में। वो कितना देता है? यहाँ से निकालते हैं। उसने बेची कितने में है? 20 रुपये में। ठीक है, तो 1000 ग्राम कह के दे रहा है, वो कह रहा है कि मैं आपको 20 रुपये का माल दे रहा हूँ। ठीक है, यानी कि जो 1000 है ये वैल्यू होगी 20 की, 1000 ग्राम। ठीक है, इंटू यहाँ से 19 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, एक्चुअल में वो कितना दे रहा है, तो यहाँ से इसको निकाल लेंगे, 20 पंजे 100 और 19 पंजे 95, तो एक्चुअल में 950 ग्राम ही दे रहा है वो। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन का दिया है, इसको सोल्व करना है। देखिए सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे। 8.6 से अगर 17.2 को डिवाइड करते हैं, ये कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा इससे, ठीक है। यानी कि फर्स्ट वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, 7.5 इंटू 2, ठीक है। प्लस अगर 17 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 17 तिया 51 और 17 पंजे 85, 3.5, ठीक है। और माइनस यहाँ पे 7/2 ऑफ को सोल्व करेंगे, 5 सत्ते 35/2, ठीक है। ये आ जाएगा 35/2। इनकी मल्टीप्लाई करो, ये आएगी 15, प्लस ये है हमारे पास में 3.5 और माइनस के इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 17.5, ठीक है। ये कितना हो गया, इसको ऐड करते हैं 18.5। 18.5 में से 17.5 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है ए बी सी एक काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने उस काम को एक साथ मिलकर पूरा किया और मजदूरी के रूप में 2600 प्राप्त किए। सी की मजदूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ए कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 10 दिनों में, और बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 15 दिनों में, और सी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है। यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे और इनकी एफिशिएंसी का रेशो निकाल लेंगे, एक दिन में कितना काम करते हैं, ठीक है। इनका एलसीएम आ जाएगा 60। 20 से इसको डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 3 बार, ठीक है। 15 से डिवाइड करेंगे 4 बार और 10 से डिवाइड करेंगे 6 बार। इनकी एफिशिएंसी का रेशो हमारे पास में आ गया। यानी कि जो ए है वो एक दिन में 6 काम करता है और बी एक दिन में 4 और सी एक दिन में 3 काम करता है। और उसने बोला है पूरा काम खत्म करने के बाद इन्होंने कितने प्राप्त किए, इन्होंने 2600 रुपये प्राप्त किए। इनकी मजदूरी कितने की है, 2600 रुपये की, ठीक है। 2600 रुपये प्राप्त किए इन्होंने। ए ने कितना काम किया, 6 काम किया, बी ने 4 काम किया और सी ने 3 काम किया। तो इनको कितने रुपए मिले, इनको 2600 रुपये मिले, ठीक है। यानी कि ये जो 2600 रुपये हैं ये इनकी एफिशिएंसी में बटेंगे। इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 6, 4, 10 और 3, 13। 13 की वैल्यू मेरे पास में 2600 है और उसने सी की वैल्यू हमसे पूछी है। सी एक दिन में कितना काम करता है, 3, तो 3 की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। 13 से इसको डिवाइड करेंगे, 13 दूनी 26, 200। तो सी की मजदूरी कितनी आई, 3 दूनी 6, 600 रुपये। सी के हिस्से में 600 रुपये आए। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एक चोर का एक पुलिसकर्मी द्वारा पीछा किया जाता है और उनके बीच की दूरी 3 किलोमीटर है। पुलिसकर्मी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। पुलिसकर्मी चोर को तब पकड़ पाएगा जब चोर इतने किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा। आपसे पूछा है चोर कितनी दूर चला गया होगा जब पुलिसकर्मी ने उसको पकड़ लिया, कितने किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा, ठीक है। देखिए उनके बीच की दूरी हमें कितनी दी है, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर की उनके बीच की दूरी है, ठीक है। और पुलिस वाला यहाँ पे है और चोर यहाँ पे। पुलिस वाले की चाल हमें कितनी दी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और चोर की चाल हमें दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दोनों एक ही दिशा में दौड़ेंगे तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, घट जाएगी एक ही दिशा में। यहाँ से इनके स्पीड का डिफरेंस कितना आया हमारे पास में, इनके स्पीड का डिफरेंस है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। जो पुलिस वाला है उसकी चाल कितनी अधिक ज़्यादा है, उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक ज़्यादा है। अगर हमें ये निकालना है कि चोर कितनी दूर चला गया तो सबसे पहले हमें टाइम चाहिए। यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे। 3 किलोमीटर की दूरी है, कितने की स्पीड से तय करेंगे, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ये टाइम हमारे पास में आ जाएगा। जो चोर है वो कितनी देर तक भागा और जो पुलिसकर्मी है वो कितनी देर तक भागा। 3 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, 0.2 घंटे, ठीक है। ये घंटे हमारे पास में आ गए। अब दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। हमें ज्ञात करना है चोर कितनी दूर चला गया, ठीक है। चोर की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितनी देर तक वो भागा, 0.2 घंटे तक, ठीक है। तो उसकी चाल हमारे पास में आ जाएगी। यहाँ पॉइंट से ये 0 कट जाएगी, यहाँ पे आएगा 6 दूनी 12, तो 12 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कोट 85 प्लस कोट 75 का मान आपको बताना है। देखिए ये कोट 85 है, इसको मैं लिख सकता हूँ कोट 90 माइनस के 5
ठीक है। ऐसे में इसको लिख सकता हूँ 90 माइनस के 5 क्या होता है 85। और आगे आपको दिया है cos 75। cos 75 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस के 15। ठीक है। 90 माइनस किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब के सब पॉजिटिव होते हैं और 90 पे चेंज होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। कोट 90 माइनस के थीटा क्या होता है, कोट 90 माइनस के थीटा होता है tan थीटा। तो इसके स्थान पर हम रख सकते हैं tan 5। ठीक है, कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास में क्या है यहाँ पर 5, प्लस कोस 90 माइनस के थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ sin थीटा प्लस के sin 15। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है प्रत्येक 30% की दो क्रमिक वृद्धि प्रत्येक 30% की दो क्रमिक कमी से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा, उससे हम क्या करते हैं, परसेंटेज को मर्ज करते हैं। ठीक है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, 30% की दो क्रमिक वृद्धि को हम यहाँ पर मर्ज करते हैं। ठीक है, यानी कि पहले उसने 30% की वृद्धि की और फिर उसने 30% की वृद्धि की। यहाँ पे आएगा 30 प्लस 30 प्लस 30 इंटू 30 अपॉन 100। ठीक है, जब इनको मर्ज कर देंगे ये आएगा 30 और 30 60 और 3 3 9, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ये आ जाएगा 69%। ठीक है, ऐसे ही हम कमी निकालते हैं। कमी को हम क्या लिखेंगे, माइनस के 30 और माइनस के 30 प्लस, ये प्लस हो जाएगा माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई में आएंगे, ये हो जाएगा 30 इंटू 30 अपॉन 100। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 30 और 30 60, माइनस के 60 और 3 3 9 प्लस के 9, अगर इसमें से ये घटाएंगे ये आएगा 51%। और उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है जो वृद्धि है वो कमी से कितने परसेंट अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कितनी अधिक है। तो इनका डिफरेंस है 18% अधिक है। कितने पर, 51 पर। यहाँ से परसेंटेज हम निकालते हैं। 18 अधिक है कितने पर, 51 पर। परसेंटेज के लिए इंटू 100। देखिए, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, अगर 51 से 1800 को डिवाइड करते हैं, ये डबल जीरो भी है, यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। ये हो जाएगा 153 और यहाँ पे कितना था 180, तो कितना बच गया, यहाँ पे बच गया 27, यानी कि ये हो गया 270। ठीक है, 270। 51 से कितनी बार जाएगा 270, 5 बार चला जाएगा 255। ठीक है, 5 बार चला गया। और एक ही ऑप्शन हमारे पास में है 35 से, ऑप्शन नंबर 3, यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एक दुकानदार एक विशेष प्रकार के उत्पाद को बेचने के लिए नीचे दी गई 3 योजनाओं की पेशकश करता है। उसने पूछा है इनमें से कौन सी छूट अधिकतम है। ठीक है, ए प्रकार की छूट में क्या बोल रहा है, 6 खरीदिए और 4 मुफ्त पाइए। यानी कि वो घर पे कितनी लेके गया, घर पे कितनी लेके जाएगा, घर पे 10 वस्तु लेके जाएगा, उसको छूट कितनी वस्तुओं पर मिलेगी, उसको 10 वस्तुओं पर छूट मिलेगी। कितने की छूट मिलेगी, कितनी मुफ्त दे रहा है, 4। ठीक है, तो 4 की छूट मिल गई कितने पर, 10 पर। यहाँ से आएगा हमारे पास में 40%। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 40%। तो पहली छूट कितने की है, 40% की। ठीक है, सेकंड छूट यहाँ से निकालते हैं। बी प्रकार की छूट में उसने बोला है 5 खरीदिए और 5 मुफ्त पाइए। घर पे कितनी लेके गया, 10 वस्तु। 10 वस्तुओं पर कितने की छूट मिल गई उसको, 5 वस्तुओं की। तो 5 की छूट मिल गई कितनी पर, 10 वस्तुओं पर। परसेंटेज के लिए इंटू 100 करेंगे, ये आएगा 50%। ठीक है, बी प्रकार की छूट कितने की है, 50% की। थर्ड प्रकार की छूट हम निकालते हैं। उसने बोला है 18% और 24% की दो क्रमिक छूटें। परसेंटेज को मर्ज करने का अभी फॉर्मूला मैं आपको बता के आया हूँ, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, वो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। पहली छूट उसने कितने की दी, 18% की, और दूसरी छूट 25% की, प्लस 18 इंटू 24 अपॉन 100। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे। ये कितना हो गया, ये हो गया 42। 18 और 24 हो गया 42, इसकी वैल्यू आ गई 42। देखिए, ये कितना आया हमारे पास में, माइनस के 42। अगर ये माइनस के 42 है और यहाँ पर प्लस में कुछ वैल्यू आएगी, तो ये इसमें से घटेगी, घटेगी ना, तो ये कमी आएगा ना 40% से और 50% से। उसने अधिकतम हमसे पूछी है, अधिकतम छूट क्या है, तो अधिकतम कौन सी होगी, बी वाली।
बी प्रकार की जो योजना है उसमें अधिकतम छूट दी जाएगी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एक पुरुष किसी काम को 10 दिनों में और एक महिला इसे 12 दिनों में पूरा कर सकती है। तो बताइए कि एक पुरुष और एक महिला प्रतिदिन एक साथ मिलकर काम करते हुए इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। जो पुरुष है वो कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 10 दिनों में, और जो महिला है वो कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती है। यहाँ से इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आएगा 60। 12 पंजे 60, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 5, और 10 छक्की 60, इसकी एफिशिएंसी आ गई 6। जो पुरुष है एक दिन में 6 कार्य करता है और जो महिला है एक दिन में 5 कार्य करती है। उसने पूछा है एक पुरुष और एक महिला प्रतिदिन कार्य करते हैं तो साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। टोटल कार्य हमारे पास में कितना है 60। अगर 60 कार्य को दोनों एक साथ मिलकर करेंगे तो टोटल एफिशिएंसी से करेंगे, 6 और 5 11, तो 11 की एफिशिएंसी से अगर 60 कार्य करेंगे इतने दिन उनको लग जाएंगे। ठीक है, 60/11, यही हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है यदि A अनुपात B समानुपात B अनुपात C और B = 96 है तो निम्नलिखित में से कौन सा A और C के मानों का एक संभावित युग्म हो सकता है। देखिए आपको दिया है B = 96। ठीक है, अगर 4 संख्याएं अनुपात समानुपात में हैं तो आप उसको कैसे लिखते हो, हमें दे रखा है A अनुपात B अनुपात C, ये हमें दे रखा है। अंदर की जो संख्याएं हैं इनकी मल्टीप्लाई और जो बाहर वाली संख्या है इनकी मल्टीप्लाई आपस में बराबर होती है। अंदर वाली संख्याओं की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा B²। ठीक है, B² = इन दोनों की मल्टीप्लाई A × C। ठीक है, B की वैल्यू हमें कितनी दी है 96। ठीक है, तो A × C = क्या निकल जाएगा 96 × 96, और हमें वैल्यू पूछी है A × C की। A और C की मल्टीप्लाई हमारे पास में है 96 × 96, और A और C की वैल्यू हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इनको तोड़ेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में तोड़ेंगे। अगर मैं इसमें से 3 निकाल के इसको दे दूँ, इसमें से 3 निकालते हैं तो इसको 3 से डिवाइड करो, 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6, ये आ जाएगा 32। ठीक है, और इंटू इसमें से हमने 3 निकाला और 3 निकाल के इसको दे दिया। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 3 × 18 और 3 × 9 = 27 और 1 = 28। ठीक है, तो A और C की वैल्यू ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं 32 और इंटू 288 होगी। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 2 tan A / 1 + के tan² A, ये किसके बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए आपको एक टर्म पता होगी जो 2 tan A / 1 - के tan² A, ये किसके बराबर होता है, ये होता है tan 2A के बराबर। ठीक है, और जो ये फॉर्मूला है 2 tan A / 1 + के tan² A, ये होता है sin 2A का। हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है किसी धनराशि पर पहले 8 वर्षों के लिए 7.25% प्रति वर्ष, अगले वर्ष 6 वर्षों के लिए 8.5% और अंतिम 4 वर्षों के लिए 6.5% की दर से साधारण ब्याज मिलता है। यदि इन 18 वर्षों के दौरान अर्जित कुल ब्याज 35,100 था तो निवेश की गई कुल धनराशि कितनी थी, ये आपसे पूछा है। 8 वर्षों में प्रत्येक वर्ष उसको कितना ब्याज मिलता है 7.25%। ठीक है, और अगले 6 वर्षों में प्रत्येक वर्ष उसको कितना ब्याज मिलता है 8.5%। कितना 8.5%। ठीक है, और अगले 4 वर्षों में टोटल 18 वर्ष यहाँ पे हो गए, उसको प्रत्येक वर्ष कितना ब्याज मिलता है 6.5%। ठीक है, यहाँ पे आएगा 6.5%। एक वर्ष में 7.5 मिलता है तो 8 वर्ष में कितना मिलेगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से टोटल ब्याज हम निकालते हैं, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40, जीरो तो हटी जाएगी क्योंकि पॉइंट है, और 8 दूनी 16, 16 और 4 20, हासिल को कितने लग गए 2, जीरो, ये भी जीरो हट जाएगी, और 8 सत्ती 56, 56 और 2 58, और यहाँ पर उसको मिलेगा 6 पंजे 30, जीरो तो हटी जाएगी, 8 छंग 48, 48 और 3 51%। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे 20, जीरो तो हटी जाएगी, और 6 चौक 24, 24 और 2 26%। ठीक है, तो टोटल 18 वर्षों में उसको कितना ब्याज मिल गया, इनको ऐड करेंगे।
ठीक है, यहाँ से इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। 51 और 51 ये कितने हो गए 109, 109 और 26 ये कितने हो गए 135। तो टोटल 135% उसको ब्याज मिला। हमें इसकी वैल्यू क्या दी है, हमें क्वेश्चन में बोला है 18 वर्षों में टोटल ब्याज कितना है 35,100। 135% की वैल्यू हमें क्या दी है, इसकी वैल्यू हमें दी है 35,100। ठीक है, यहाँ से 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 3500 अपॉन 135 इंटू 100, ये मेरे पास में उसकी धनराशि की वैल्यू होगी। 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितनी पर जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 27 बार। यहाँ पे 5 से डिवाइड करते हैं, 5 सत्ते 35, 0 और 5 दूनी 10 और 0, इतना आ जाएगा। 27 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 27 से कितनी बार जाएगा, 27 दूनी 54, ठीक है, यहाँ पे बच गए 16, 162, 162 27 से कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा 6 बार। ये आ गया 260 इंटू 100, ठीक है, ये हमारे पास में आ जाएगा 26,000। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 15 व्यक्तियों का औसत भार तब 1.2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 51 किलोग्राम है को नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है। नए व्यक्ति का भार कितना है। 15 व्यक्तियों का औसत भार कितना बढ़ जाता है, 1.2 किलोग्राम बढ़ जाता है। ये कब बढ़ता है, जब 51 किलोग्राम का जो व्यक्ति है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है किसी दूसरे व्यक्ति से, यानी कि जो दूसरा व्यक्ति है वो एवरेज से ज़्यादा लेकर आया होगा। ठीक है, जो नया बंदा आया है वो 51 किलोग्राम से ज़्यादा लेकर आया होगा, है ना। यहाँ पे व्यक्ति कितने थे, यहाँ पर 15 व्यक्ति थे। ठीक है, हर एक बंदे का वजन कितना बढ़ गया, 1.2 बढ़ गया, तो 15 व्यक्तियों को कितना बढ़ जाएगा, 1.2 इंटू 15। ठीक है, इनका योग हमारे पास में आ जाए, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूनी 30 और 15 एक 15 और 3 18, तो टोटल 18 किलोग्राम वजन बढ़ गया। ठीक है, यानी कि जो बंदा आया है वो 18 किलोग्राम ज़्यादा लेकर आया होगा, है ना। 51 किलोग्राम तो उसको वजन होगा ही, प्लस 18 और लेकर आया होगा, तो उसका टोटल वजन कितना होगा, 51 प्लस के 18, इतने किलोग्राम। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आएगा 69 किलोग्राम। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस के एल एच और प्लस के बी एच। ठीक है, ये होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एल क्या है, एल लंबाई है, और जो बी है ये घनाभ की चौड़ाई, और जो एच है ये घनाभ की ऊंचाई। ठीक है, एग्जामिनर ने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की वैल्यू हमें दी है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं, 2 इंटू एल कितना है, एल है 5 और जो चौड़ाई है वह है 7 और जो ऊंचाई है वो है 11। 7 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 5 सत्ते 35। ठीक है, प्लस 7 और 11 की मल्टीप्लाई 77, प्लस 11 और 5 की मल्टीप्लाई होगी 55। ठीक है, इनको ऐड करते हैं, 30 और 70 ये कितने हो गए 100, 100 और 50 150, 150 5 और 5 10 160, यानी कि 167। यह आ जाएगा 2 इंटू 167। ठीक है, इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 1 13 और 2 कम 2 और 1 3, यह आ जाएगा 334। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता होगा, जिस संख्या के अंकों का योग 9 या 9 का मल्टीपल हो वो संख्या पूरी 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं अंकों का योग ऑप्शन से। यहाँ पे चेक करते हैं, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18, यानी कि यहाँ पे कितना है अंकों का योग 9। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और को भी आप चेक कर सकते हो, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 तो हटा ही दो, 8 और 1 इसमें से दे दो, ये 9 हो जाएगा, तो इसका सम कितना आएगा 6। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 9 तो हटा ही दो, 6 और 5 11, 11 के अंकों का योग 1 और 1 2, 7 2 9, तो यहाँ पे इनके अंकों का योग कितना है 4। ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 8 और 6 14, 4 और 1 5, 5 5 10, ये तो हटाई दो, यहाँ पर इनके अंकों का योग कितना है 3, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है x ग्रेटर देन 0 और x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल टू 142। तो x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 का मान आपको बताना है। देखिए, अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए x की पावर 7 1 अपॉन एक्स की पावर 7, तो हमें किस किस की वैल्यू चाहिए ये हम यहाँ से देखते हैं। इसके बराबर क्या होता है, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और माइनस x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास में होती है ये। तो हमें x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 की वैल्यू चाहिए, तो हमें x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 इसकी वैल्यू चाहिए, और इसकी वैल्यू चाहिए, और इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो वैल्यू निकालते हैं। देखो, इसकी वैल्यू तो हमें दे ही रखी है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की 142। ठीक है, तो यहाँ से हम कोशिश करते हैं x की पावर 3 1 अपॉन एक्स की पावर 3 की वैल्यू निकालने की। ठीक है, हमें दिया है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल टू 142। ठीक है, देखिए, एक आइडेंटिटी आपको बतानी चाहिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू अगर a है, तो यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं निकालता हूँ तो क्या होगी, a स्क्वायर माइनस k2। ठीक है, ये वैल्यू होती है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो इसका भी स्क्वायर होगा और उसमें से 2 घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इधर दोनों तरफ 2 ऐड कर दें तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, इसमें 2 ऐड करेंगे, ये कितना आ जाएगा 144। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट जाएगा, ये आ जाएगी 12। दोबारा से हम फिर ऐसे ही करेंगे, इसमें दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, तो मेरे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, x प्लस 1 अपॉन एक्स की। जब इसमें दोनों तरफ 2 ऐड करेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, इक्वल टू, और इधर क्या आएगा, इधर प्लस 2 करेंगे, ये 14 आ जाएगा। स्क्वायर इधर है और इधर लेके जाएंगे तो अंडर रूट, तो इसकी वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी अंडर रूट 14। एक और आइडेंटिटी आपको बतानी चाहिए, अगर मेरे पास में x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू a है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 की। x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 क्या होगा, इसका क्यूब यानी कि a का क्यूब माइनस 3 इंटू ये वाली टर्म 3 इंटू एक्स प्लस के 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू ये होगी। तो यहाँ पे इसका यूज़ हम करने वाले हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना है, अंडर रूट 14। यहाँ से x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 की वैल्यू निकाल लेंगे, इक्वल टू क्या होगा, इसका क्यूब करेंगे, ये आएगा 14 अंडर रूट 14। ठीक है, और माइनस क्या होगा, माइनस होगा 3 इंटू इसकी वैल्यू x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, यानी कि 3 इंटू अंडर रूट 14। इसमें से ये घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 11 अंडर रूट 14। तो इसकी वैल्यू मेरे पास में आ गई। देखिए, इसकी वैल्यू भी मेरे पास में है, क्वेश्चन में दी है, और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, और इसकी वैल्यू भी हमने निकाल ली। ठीक है, तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं। देखिए, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। इसकी वैल्यू मेरे पास में क्या आई थी, 11 इंटू अंडर रूट 14। ठीक है, इंटू में क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी दी है, 142, और इसकी वैल्यू कितनी थी, अंडर रूट 14। अंडर रूट 14 तो बाहर ही ले लेते हैं। ठीक है, अंडर रूट 14 11 इंटू 142 और -1, 11 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितनी आएगी, 2 6 और 5 और 1, ये आ जाएगी, और इसमें से -1 भी करना है, और इंटू में हमारे पास में कितना है, अंडर रूट 14। ठीक है, इसमें से एक घटाएंगे, कितना आएगा, 1561, 1561 अंडर रूट 14, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है साइन 50 प्लस के थीटा माइनस के कोस 40 माइनस के थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इनका सम कितना है, इनका सम है 90। अगर इनका सम 90 है तो मैं साइन को चेंज कर सकता हूँ या कोस को चेंज कर सकता हूँ। अगर a प्लस बी का सम 90 है तो यहाँ से
हम साइन को कोस में चेंज कर सकते हैं, टैन को कोट में और सेक को कोसेक में। साइन ए को चेंज कर सकते हैं कोस बी में, ठीक है, बी वाली टर्म में, अगर यहाँ पे ए है तो बी वाली टर्म में, ठीक है। और टैन ए को चेंज कर सकते हैं कोट बी में, और सेक ए को चेंज कर सकते हैं कोसेक ए बी में, ठीक है। इनको हम चेंज कर सकते हैं, और ये वाइस वर्सा भी होता है, कोस बी को साइन ए में, कोट बी को टैन ए में, और कोसेक बी को सेक ए में। तो यहाँ पर साइन वाली टर्म को मैं कोस में चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ कोस 40 माइनस के थीटा, ठीक है, और माइनस के हमारे पास में है कोस 40 माइनस के थीटा, ठीक है। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, इससे ये कट जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए से शुरुआत करते हुए यदि वे बारी बारी से कार्य करते हैं तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा? ए कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 12 दिनों में कर सकता है। और जो बी है उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 18 दिनों में। यहाँ से टोटल वर्क हम निकाल लेंगे इनका एलसीएम। इनका एलसीएम क्या आएगा? 36, ठीक है। 18 से इसको डिवाइड करो, 18 दूनी 36 और 12 तिया 36। ए एक दिन में 3 काम कर सकता है और बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। ये हमारे पास में आ गया, ठीक है। उसने पूछा है अगर वे ए से शुरुआत करते हुए बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे, ठीक है। ए ने कार्य को स्टार्ट किया, ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। इससे अगले दिन काम पर कौन आया होगा? बी। बी एक दिन में कितना काम करता है? 2, ठीक है। तो दोनों के दोनों टोटल 2 दिन में कितना कार्य कर देंगे? 2 दिन में कार्य कर देंगे, 3 2 5। 2 दिन में अगर 5 कार्य कर देंगे, हमें कार्य कितना कराना है? 36 टोटल। अगर यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, 7 दूनी 14, तो 14 दिन में कितना काम हो जाएगा? 7 पंजे 35। 14 दिन में 35 काम हो जाएगा। बाकी काम हमारे पास में कितना बचा? बाकी काम हमारे पास में बचा 1, ठीक है। 1 कार्य हमारे पास में बच गया। 14वें दिन कार्य किसने किया होगा? बी ने किया होगा, ठीक है। तो अब काम पर कौन आएगा? ए। ए एक दिन में कितना कार्य करता है? 3 कार्य करता है, ठीक है। तो एक कार्य को करने में कितना दिन लेगा? 1/3 दिन, यानी कि 14 से ही 1/3 दिन में 36 कार्य पूरा हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है यदि x + y + z = 4 तथा x² + y² + z² = 12 है, xy प्लस के yz प्लस के xz का मान आपको बताना है। देखिए, एक फॉर्मूला आपको पता होगा, x + y + z, इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या आता है? x² + y² और प्लस z² और प्लस के 2 × xy + yz और प्लस के xz, ठीक है। और हमें वैल्यू किस किस की दी है? हमें वैल्यू दी है इस टर्म की और इस टर्म की। हमें वैल्यू बतानी है इस वाली टर्म की, तो यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास में? 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16, ठीक है। ये पूरी एक्सप्रेशन इधर किसकी है? ये प्लस की है। अगर इधर लेके आएंगे तो माइनस की होगी। इसकी वैल्यू हमें दी है 12। इस 12 को इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा -12, ठीक है। और अपॉन में ये 2 इधर इंटू में है, अगर इधर लेके आएंगे फिर इसको तो ये अपॉन में जाएगा, /2, ठीक है। हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी इस वाली टर्म की, xy + yz और प्लस के xz, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। 16 में से 12 गए 4 और 2 से अगर 4 को डिवाइड करते हैं कितना आता है? 2। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एक ठोस शंकु जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आधार क्षेत्रफल से 2 गुना है की तिर्यक ऊंचाई 6√3 है। इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी ऊंचाई आपको बतानी है। मान लो ये कोई शंकु है, ठीक है भाई। ये कोई शंकु है और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई हमें कितनी दी है? इसकी वैल्यू 6√3, इतने सेंटीमीटर, ठीक है।
और हमें क्वेश्चन में उसने बोला है जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके आधार के क्षेत्रफल का 2 गुना है। इसका आधार का क्षेत्रफल कितना है, एक सर्किल के बेस का है, ये एक सर्किल के बेस का होता है, तो आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसके आधार के क्षेत्रफल का 2 गुना है, यानी कि इसकी वैल्यू 2 गुना है इसके आधार के क्षेत्रफल की। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इक्वेट कर सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको सोल्व करते हैं। एल की वैल्यू हमें क्या दी है, 6√3। ठीक है, पाई से तो पाई कट ही जाएगा और आर से आर कट जाएगा एक, तो इक्वल टू क्या बचा, इक्वल टू बचा 2r। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 3√3। आर की वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी, 3√3। ये जो त्रिज्या है इसकी वैल्यू हमारे पास में है 3√3। और एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है, इसकी हाइट, इसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 6√3 का स्क्वायर माइनस के 3√3 का स्क्वायर। 6√3 का स्क्वायर करेंगे, ये आएगा 6 छंग 36 × 3। ठीक है, और माइनस इसमें से घटाएंगे 3√3, 3 तिया 9, 9 × 3 = 27, 27। ठीक है, और ये अंडर रूट में होगी। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 1 10, यह आ जाएगा 108। अंडर रूट 108 माइनस के 27, 108 में से 27 घटाएंगे, यह आएगा अंडर रूट 81। ठीक है, अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा 9। ठीक है, तो 9 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया है त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक मध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो फर्स्ट वाली बात बिल्कुल सही है, त्रिभुज की तीनों मध्यिकाओं को मिलाया जाता है तो वो किस पर मिलती है, किस पॉइंट पर मिलती है, केंद्रक पर मिलती है, और केंद्रक मध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में डिवाइड कर देता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में दिया है परिकेंद्र उस वर्त का केंद्र है जो त्रिभुज के परितः निर्मित होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अंतः केंद्र पर किसी भी भुजा से बना कोण हमेशा विपरीत शीर्ष पर बने कोण से 90 डिग्री अधिक होता है, ये बात हमारी गलत है। ठीक है, ये हमारा राइट नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, अंतः केंद्र एक त्रिभुज के कोण समद्विभाजकों की संगामिति का एक बिंदु होता है, बिल्कुल सही बात है। जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर खींचे जाए वो किस पॉइंट पर मिलते हैं, वो जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र। ठीक है, इन सेंटर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, असत्य उसने आपसे पूछा है। तो भाई इस वीडियो में 20 जुलाई की सेकंड शिफ्ट को मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको हमने सोल्व किया। इससे पहले की जो शिफ्ट हुई थी वो हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।